अंग्रेजी आती है मुझे, पर मैं बोलूँगा हिंदी में, क्योंकि मैं मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ऊपर से हिंदी बोल वाह। रहा हूँ, ये बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात हो जाती है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा और उम्मीद करूँगा कि बाकी सारे लोग समझ जाएँगे। जब इम्पायर को कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया जा रहा था, तब से हम और आप बातचीत में थे। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके संपर्क में आया और आप उसके डेवलपमेंट्स के बारे में कि ये मीटिंग्स हो रही हैं और ये चर्चा हो रही है और हम इस तरह से सोच रहे हैं। और जो बेसिक आइडिया एम्पायर का रहा है, उससे मैं पहले से भली-भाँति अवगत रहा हूँ और मैंने एक्सप्रेस भी किया है कि बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है। मतलब देर आए दुरुस्त आए किस्म का है। इस तरह की शुरुआत तो होनी चाहिए थी। ख़ैर जब हो रही है तब अच्छी बात है कि हो रही है। तो मैं भी जो द वेरी आइडिया ऑफ एम्पायर बीइंग कॉन्सेप्चुअलाइज़्ड, उससे एकदम इत्तेफ़ाक रखने वाला आदमी हूँ कि इसकी ज़रूरत है। हम सियासत को गालियाँ देते थे और एक्सटर्नल प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करना पसंद करते थे। देन वी रियलाइज़ कि सारी समस्या की जड़ ये सियासत ही है और इसको ठीक किए बगैर कुछ और ठीक हो जाए, ऐसा मुमकिन लग नहीं रहा। और तब जो है ये एक सोशल मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ और चूँकि मैं साथ में ही था, तो मैं भी साथ-साथ बहता रहा, जहाँ-जहाँ ये आंदोलन गया, जैसे गया। कई बार लगा अंदर से बाहर से कि शायद ये वाली चाल टेढ़ी है, ये वाली सीधी होती तो बेहतर होती। पर और ये आड़ा टेढ़ा तिरछा चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हम। तो कोर जो रहा है वो इंटैक्ट रहा है, इसलिए लगे हुए हैं। कोर यह है कि नहीं, जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। और जब मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी मज़हब से इंसुलेट करके इस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ मैं कि आम आदमी का मतलब क्या। कई बार ऐसा हुआ अपने शॉर्ट टाइम का जो भी सियासी तजुर्बा रहा मेरा, सामाजिक अनुभव जो भी रहा, कई बार ऐसा हुआ कि मैं गया किसी बैठक में गया, तो मुस्लिम समाज की बैठक है और वहाँ पे सब लोग सारी बातें समझ रहे हैं, फिर भी 2-4 लोग मिलेंगे और वो एकदम सीधे-सीधे पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुसलमानों के लिए क्या किया? तो मैं डिफेंसिव होने की बजाय मैंने यही कहा कि देखो जी, यही सवाल और इसी के जो मिलते-जुलते जवाब हैं मैं दे दूँ, तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा और ये जवाब आपको मिलता रहा होगा पहले भी कि किस नेता ने किस मुसलमान के लिए या किस पार्टी ने किस कम्युनिटी के लिए कितना किया। असल बात ये है कि हमारा यकीन इसमें है कि हम सड़क अच्छी बनाएँगे तो हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। हम स्कूल अच्छे बनाएँगे, हिंदू का बच्चा भी पढ़ेगा, मुसलमान का बच्चा भी पढ़ेगा, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। अस्पताल अच्छे बनाएँगे, तो उसमें हिंदू का भी इलाज होगा, मुसलमान का भी इलाज होगा और ये यही होना चाहिए। हम मतलब हमारी कुल सियासत का मकसद आप अगर देखें तो हमारी जो फ़हरिस्त है प्रायोरिटीज़ की, उसमें सबसे ऊपर एजुकेशन है, हेल्थ है और बाकी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें बाद में आती हैं। तो हमारे हम तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेप से इत्तेफ़ाक नहीं रखते, वो भी हमारे कोर प्रिंसिपल पे कहते हैं कि नहीं यार, ये तो ठीक है, ये तो मतलब ये यकीन को बनाए रखती है सियासत, से बदलाव आ सकता है, इसमें जो यकीन है आम आदमी का, उसको बना कर रखने वाली सरकार है ये। मैं पार्टी की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, कर भी नहीं रहा, मैं सरकार की बात करूँगा, गवर्नेंस की बात करूँगा और उससे अपना जो जुड़ाव है उसकी बात करूँगा। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट अभी भी इंटैक्ट है। मतलब मैं बताऊँ तो मैं बड़ा नाराज़ किस्म का आदमी हूँ, अपने एजुकेशन सिस्टम से मैं बहुत खफ़ा रहने वाला आदमी हूँ। मैं मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं, एक का नाम कान्हा है और एक का नाम ज़ोया है। तो बहुत सारे लोग इसी बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते कि एक का नाम कान्हा, दूसरे का ज़ोया कैसे हो गया? मैंने कहा अरे मेरी बेटी है भाई, मेरी मर्ज़ी है मैं जो नाम रखूँ, तुमसे क्या मतलब है? तो लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है मेरी। अब मेरी जद्दोजहद जो आप समझिए कि बच्चों के स्कूल से शुरू हो जाती है। तो और वहाँ भी चीज़ें ऐसी-ऐसी दिखती हैं कि मुझे बिल्कुल अजीब लगता है, ख़राब लगता है। मतलब मेरा मानना ये है कि स्कूल और मज़हब बिल्कुल अलग होने चाहिए। सियासत और मज़हब अलग होने चाहिए, हो जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे ही स्कूल और मज़हब भी बिल्कुल अलग होने चाहिए। लेकिन स्कूल में प्रेयर्स हो रही हैं, फलाना हो रहा है, की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। मतलब उसके बगैर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप उनको सेक्युलर बनाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इतना पढ़ाएँ कि सबकी सबकी बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करना सीखो। और ये जानो कि हम सारे लोग, जब इंसान और जानवर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं तो इंसान और इंसान तो कोएग्जिस्ट कर ही सकते हैं। तो उसका जो मिनिमम फेथ है उसके अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर, वो इंटैक्ट रहेगा। ये बहुत बड़ी खामी देखता हूँ मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। मतलब मैं याद करता हूँ तो जब मैं आई थिंक फर्स्ट में था,
तो हिंदी की किताब में पहले क्या होता है, पहले अक्षर पढ़ाए जाते हैं, आप लोग को याद हो तो लेटर्स पढ़ाते हैं, फिर उन लेटर से बगैर मात्राओं की वर्ड्स बना के उनके सेंटेंसेस बना के पढ़ाते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश से पढ़ा हो, यूपी से, मैं यूपी में गाजीपुर जिले से पढ़ा हुआ हूँ, जमानिया एक छोटा सा कस्बा है वहां से, तो छोटे सिंपल सरल शब्द पढ़ाते हैं पहले, खट पट मत कर घर चल, ये पढ़ाते हैं। अब मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे उस किताब में क्या लिखा हुआ था कि राम बाहर जा खेल, सीता खटपट मत कर घर चल, ये पढ़ने को मिलता था। मतलब मेरे बचपन में ही मेरे दिमाग में जहर बोने की कोशिश की गई है कि राम लड़का है बाहर खेलेगा और सीता लड़की तो घर में रहेगी, उसको घर में रहना है, और फिर राम है और सीता है तो रहीम नहीं दिख रहा मुझे कहीं। ये मेरे माइंडसेट को कैसे मोल्ड किया जा रहा है, आप समझिए आप। और मैं तो बहुत, मतलब अब मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आके और एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं ये कह पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं देख पाते होंगे, नहीं कह पाते होंगे, और वैसे ही ढल जाते होंगे, और ढल जाते होंगे तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना न्यू नॉर्मल, ऐसे न्यू नॉर्मल को जन्म देते होंगे, ऐसी चीज़ों को वो पैदा करते होंगे, उनसे ये चीज़ें निकल के आती होंगी। तो मेरी नाराज़गी उस लेवल पे है, मतलब जो हमारा अकबर इलाहाबादी साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। ये हमारे, मतलब आप समझिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बच्चों को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, आईएएस बना रहा है, पीएस बना रहा है, अच्छा इंसान नहीं बना रहा। वैल्यू मिसिंग है, खत्म है। मैं अपने बच्चों को कभी भी मार्क्स लाने के लिए नहीं डांटता, मैं कभी भी पढ़ाई करो इसके लिए चिल्लाता नहीं, लेकिन वैल्यूज के ऊपर फोकस होता है। तो ये हमारे सिस्टम से बिल्कुल मिसिंग है। हमें शुरू से ही बता दिया गया आदमी का विलोम शब्द क्या होता है भाई, औरत होता है, जबकि दोनों इस सोसाइटी, इस समाज में एक दूसरे के पूरक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ही, हमें वैसा पढ़ा ही नहीं गया। तो तलवार लेके एक तरफ आदमी खड़ा हो गया, एक तरफ औरत खड़ा हो गया, और सत्यानाश हो गया दुनिया का। मतलब आप समाज को कैसे परसीव कर रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं। जब आप स्त्री पुरुष में बांट देंगे समाज को, तो समाधान जो पैदा होगा वो भी बटा हुआ समाधान, और बटा हुआ समाधान समाज को कहीं लेके जाएगा नहीं। वैसे ही कम्युनिटीज को भी आप बांट रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, हर चीज को बांट रहे हैं आप, रंग को बांट रहे हैं, मिठाइयों को बांट रहे हैं, फलों को बांट रहे हैं, जानवरों को बांट रहे हैं। बटा हुआ समाज आपको कहाँ लेके जाएगा? और इस बटे हुए समाज को हम न्यू नॉर्मल कह के जो अपने को कंसोलेशन प्राइज देना चाहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज इस वर्ड को एक्सेप्ट करना ही बंद कर दीजिए। ये नॉर्मल है नहीं। अगर अगर सब कुछ सही है तो फिर हम फिर तो कोई बात ही नहीं, अपने अपने घर जाए चाय पीते हैं। नहीं है तो ये नॉर्मल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ मैं अपनी जिंदगी की, और जब मैं वो सोचता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम कैसी दुनिया में आ गए हैं। मैं कानपुर में रहता था, और ये बात उस वक्त के कानपुर में दंगे हुए थे, एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो गया था, शायद बहुत सारे लोगों को याद भी। उस समय एक आईपीएस था, उसको गोली लगी थी, मर गया। तो बहुत बुरी तरह से दंगे हुए थे, और मैं एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ, जिस जगह को उस समय की भाषा में कहते थे कि सड़क के उस तरफ हिंदुस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान है, ऐसी जगह पे रहता था मैं रहता था पी रोड एक इलाका है वहाँ पे, और बजरिया थाना चमनगंज का इलाका है। इसे आप लोग अगर जानते हो कोई भी आप लोग, तो आपको पता होगा कि मैं उस रोड के इस तरफ रहता था। और मेरा घर जमानिया में, जमानिया के पास एक गांव है, खिद्दिरपुर कहते हैं उसको। तो वहाँ का एक लड़का था हैदर, मेरे साथ पढ़ा था, लेकिन मुझे भैया कहता था, पता नहीं क्या। तो मैं उसको उसके गांव से लेके गया था। मैं अपने इलाके का पहला एमसीए करने वाला बच्चा था, मतलब वहाँ पे किसी ने किया ही नहीं था एमसीए, तो मैं और वो उसको लेके आया था कि एमसीए करेंगे। और इत्तेफाक से उसी टाइम दंगे शुरू हो रहे हैं, और एक दिन पहले की बातचीत है। हैदर और हम साथ में कोचिंग करते थे, वहाँ पे एमसीए की तैयारी करते थे, पीसीएस आईएएस की तैयारी करते थे। तो हैदर से कुछ लोगों ने कहा कि यार तुम वहाँ रह रहे हो ना, वो तो पूरा हिंदुओं का इलाका है, और तुम वहाँ मत, तुम हमारे साथ आ जाओ और सब दिक्कत नहीं होगी। हैदर ने कहा ना ना, हम दिलीप भाई के साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझसे भी लोगों ने कहा कि अरे बवाल होगा, तो ये तुम्हारा दोस्त है ना, तुमको भी कूटेंगे सब, इसको भी काट देंगे सब, तुम ऐसे मत करो। तो हैदर और हम जो है दंगे के एक दिन पहले छत पे बैठे और बोले यार क्या करना है भाई। तो हैदर बोला कि दिलीप भैया टेंशन मत लीजिए, भोजपुरी बोला हमसे, भोजपुरी में बात, तो टेंशन मतलब तो संग में ही हम कुछ हो देखल जाए, मेरे से बोला वो। तो हम बोले कि तू संग हो तो हम चिंता ना करब, केहू वाई मारे तो पहले हम मरब फिर तू मरब। मतलब समझ में क्या होगा, अगर केहू कोई मारपीट करे अगर हरदर, तो चिंता मत करो, फिर अगर तुम साथ हो तो मैं भी साथ हूँ, पहले मैं मरूंगा फिर तुम मरोगे। और सब कुछ हुआ, लेकिन हम दोनों अपना हाथ पकड़ के दूसरे के साथ एक कमरे में बैठे रहे, और दंगे आए और चले गए। वो यकीन, वो भरोसा, वो जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट मुझे दिख रहा है समाज में, मुझे रोने को मजबूर करता है। मैं परेशान होता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब अभी मैं जब कह रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, जहाँ इतनी बड़ी विश्वास की खाई जो है हमारे सामने आ गई है, और इसको नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। सबसे दुख की बात यह कि इसको
सामान्य किया जा रहा है। मतलब मेरे घर में, मेरे खानदान में ऐसे लोग होंगे जिसको सामान्य बताएंगे, कहेंगे नहीं नहीं वहाँ पे ऐसे हुआ था तो इसलिए ये चीज़ें हुई, उन लोगों ने ये नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता। इस तरह के तमाम तर्क कुतर्क जो है मिलते हैं। तो दिक्कत इसमें ये भी है शिवा जी और खालिद साहब की ये बात तो सही है कि सारी समस्या की जड़ तो ये सियासत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी? मैं जब आया था हांगकांग से तो इस उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ, इस दमखम के साथ आता है कि इसको ठीक करेंगे। अभी भी लगा हुआ हूँ, पर अब मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है। बड़ा ब्लरी सा दिखता है, ना उम्मीद अभी भी नहीं होता, पर दुखी जरूर होता हूँ। तकलीफ बड़ी होती है, परेशानी बड़ी होती है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है, ये वो इंडिया नहीं है जिसमें मैं पैदा होके बड़ा हुआ। मतलब हमारे यहाँ तो आप यकीन मानिएगा कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, तो जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उस दिन मैं अपने घर में ट्यूशन पढ़ रहा था और हमारे टीचर का नाम था कमालुद्दीन अंसारी। और हम सुकून से, हम लोग आराम से उनसे पढ़ रहे थे। अभी भी वो हमारे गुरु जी हैं, घर जैसे हैं और परिवार के सदस्य हैं। अंग्रेजी पढ़ाते थे हम लोग। तो अब वो मिसिंग लगता है मुझे, तो तकलीफ होती है कि कुछ न कुछ जो है इस हिंदुस्तान से काट के अलग किया जा रहा है। वो इसका जो जो बेसिक फैब्रिक है उससे कुछ न कुछ उधेड़ने की कोशिश जो है लगातार चल रही है। तो मैं ये करते, किसी ने कहा था कि, तो शायद ख्वाजा शाहिद साहब थे, उन्होंने कहा था कि तो क्या करें, इसको एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिएगा सर, आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप इससे लड़ते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, और जो लोग बाकी लोग जिंदा हैं, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आप उनको उम्मीद देंगे और आपके अंदर एक अलग किस्म का आत्मविश्वास होगा कि आप जब तक रहे तब तक आपने अपनी लड़ाई लड़ी। अब आप भले ही इस लड़ाई के रिजल्ट को हैंड ओवर करके नहीं जा रहे पिछली पीढ़ी को, पर कम से कम एक जिम्मेदारी से ये जरूर कह पाएंगे अपने पीछे वाली पीढ़ी को कि बेटा मैं अपने हिस्से की लड़ चुका, अब तुम्हारी बारी है, लड़ो। तो लड़ना जरूरी है, लड़ते रहेंगे तो बचेंगे और बचाएंगे। मतलब बचना खाली मैं इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, सोसाइटी के तौर पे बचने और बचाने की बात कर रहा हूँ, समाज के तौर पे, देश के तौर पे बचने बचाने की बात कर रहा हूँ। सुकून ये मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी प्रायोरिटीज ठीक है। इस लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो इस लॉकडाउन ने पूरी दुनिया के सरकारों की जो प्रायोरिटीज हैं उसको एकदम नंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया। कौन क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता, ये सब कुछ सामने आ गया है। मतलब मैं आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी से, दिल्ली की सरकार की हेल्थ सिस्टम की जो खामियां हैं वो भी सामने आई, मैं सरकार का हिस्सा होके। और मैं आपको, लेकिन अच्छी बात क्या रही कि जितनी बार भी मुझे किसी पत्रकार ने, किसी सामान्य नागरिक बताया कि यार ये देखो तुम्हारे अस्पताल में ये सत्यानाश हो रहा है, तो मैंने उस मैसेंजर को शूट नहीं किया। मैंने कहा यार गड़बड़ हो गई भाई, प्लीज डिटेल दो, नंबर दो, मैं बात करता हूँ, ठीक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। शुरुआत के 1 महीने हमें कुछ नहीं पता था, वी हैड नो प्लान्स एंड आइडियाज कि यार करें क्या, और हमें क्या, दुनिया में किसी को नहीं पता था। लेकिन धीरे 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 चीजों को हमने ग्रिप में लेना शुरू किया, ग्रिप में लेना शुरू। एक समय ऐसा था कि दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मरीज को एडमिट होने में 2-2 घंटे लगते थे। और मैं जानता हूँ ऐसे कई सारे परिवारों को, और मैं उसके लिए किसको दोष दूं, अगर खुद को दोष न दूं, खुद को तकलीफ मतलब जिम्मेदार न मानूं, तो कि 2 घंटे एम्बुलेंस पे रहने की वजह से किसी की मौत हो गई। मैं सरकार का हिस्सा हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी को, उस जिम्मेदारी को अपने सर पे लेना पड़ेगा। लेकिन उस जिम्मेदारी ने मुझे इस तरीके से ड्राइव किया, पुश किया कि नहीं यार, ये 2 मिनट को मुझे 2 मिनट में कन्वर्ट करना है। 5 कोविड हॉस्पिटल से आप कहीं भी जाइए, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। मतलब 5 मिनट के अंदर आपको होल्डिंग एरिया में रख के अगर कोई भी बेसिक इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और लखनऊ अगर आप जाएँ तो वहाँ से खबर आ रही है कि 8-8 घंटे मरीज़ जो है अभी भी एम्बुलेंस में इस अस्पताल से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। ये क्यों हुआ कि लोगों ने सरकार की खामियां बताई, तो हम चौड़े होके भड़के नहीं। बड़ा अच्छा सा शेर है कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। तो हमें अपना फर्ज अदा करना है, हमें इस बात से परेशान नहीं होना है कि कोई है जो हर बार हमारा पैर खींच रहा है, कोई है जो हर बार हमें निराश करने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो हर बार, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बहुत दुख होता है ना, बहुत टूटन होती है और हमारी उम्मीदें जब डूब जाती हैं झील में, तो हमें उन उम्मीदों के साथ डूब के मर नहीं जाना चाहिए। हमें और मजबूती हासिल करनी चाहिए और दृढ़ता हासिल करनी चाहिए और ताकत हासिल करनी चाहिए, इसलिए कि हम आने वाले वक्त में सपने देख सकें, उन सपनों को पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये वो वक्त है कि जहां हमें और मजबूती, और मैं तो एक और, मुझे याद नहीं है पर मुझे वो शेर बचपन से, मतलब 10वीं क्लास से मोटिवेट करता है कि नहीं तेरा नशा मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।
तो वो ताकत हमको अपने अंदर ऐसी, वो आग, वो ताकत हमको पैदा करनी पड़ेगी। अगर लड़ना है तो लड़ना किनसे है भाई? सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी बिटिया पहले 3 साल की थी और मैं थोड़ा सा ट्विटर पे एक्टिव हुआ, से 4 साल पहले की बात है, तो मेरी 3 साल की बेटी को लोग रेप थ्रेट देते थे और मैं रोने लगता था। फिर मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि क्या बताऊं, मैं परेशान हो जाता था, बहुत परेशान होता था। अब धीरे 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 समझा कि यही तो वो चाहता है सामने वाला, यही सामने वाला चाहता है। मैं एक बुक लॉन्च में था, मेरे साथ डी राजा साहब थे और ऑनरेबल एक्स वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, हामिद अंसारी साहब थे, मेरे इलाके से ही हैं, गाजीपुर जिले से। तो हम दोनों लोग बैठे हुए थे और उसमें हम इस हेट मॉन्गरिंग की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिफीट करने की टेक्निक्स के ऊपर बात करनी थी। तो सबने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि मैं भी कम्युनिकेशन का ही आदमी हूँ। जो कुछ भी किया है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ही किया है इस पार्टी में, इलेक्शन कैंपेन वगैरह हैंडल किया है। तो दिक्कत ये पड़ जाती है कि वो उनका जो टर्फ है, उस टर्फ पे जाके हम खेलेंगे तो हम हार जाएंगे। उन्हें हमें अपनी टर्फ पे लाना पड़ेगा, उन्हें हमें अपनी ज़मीन पे लाना पड़ेगा। उनकी राष्ट्रवाद की परिभाषाओं को क्वेश्चन करने से अच्छा है, उनकी देशभक्ति की परिभाषाओं को क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम अपनी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं गढ़ें और उसके ऊपर काम करें, उसको इतना सहज, सरल और सुग्राह्य बनाएं, इतना एक्सेप्टेबल, सिंपल और ल्यूसिड बनाएं कि आपकी, जैसे आप समझिए 2 सेल्समैन हैं, बल्ब बेच रहे हैं। अब मेरा बल्ब तेज है कि उसका बल्ब तेज है, इसके लिए मुझे किसी और के बल्ब को फोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना वाला खाली स्विच ऑन कर देना है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला बल्ब अच्छा है, कौन सा खरीदना चाहिए। तो उस स्ट्रेटजी के साथ, उस टीम वर्क के साथ, उस स्पिरिट के साथ हमको काम करना पड़ेगा, उस उम्मीद के साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट किए बगैर हमको काम करना पड़ेगा, तब हम जाके कर पाएंगे। वरना नतीजा क्या होगा ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ही कोई ना कोई आएगा, नीम हकीम खतरा है जान, टीवी डिबेट में बैठेगा, किसी न किसी कम्युनिटी का अपने आप को रहनुमा बताएगा और बेसिर पैर की चीजें बोल के और चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो और ये ऐसा कहने वाले दोनों तरफ हैं, मतलब बकलोल दोनों तरफ है। इस तरफ भी है जो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा, तो उस तरफ भी है जो कह रहे हैं कि नहीं, ये वाली एक्टिविटी करिए और कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, यही सब चीजें। तो दोनों तरफ के बकलोलों से हमको सावधान रहने की, बेवकूफों से सावधान रहने की जरूरत है। सरकार जब बनी 49 दिन वाली, वो आप सरकार याद करें, तो उस सरकार के दौरान जब जो हम थे वो सही मायने में एंटी करप्शन क्रूसेडर थे। उस 49 दिन की सरकार में क्या पुलिस वाला और क्या भ्रष्ट बाबू, सामान्य लोग जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट भी नहीं दिए थे, जेब में टोपी रख के घूमते थे, सरकारी दफ्तर में जाते थे, सर पर टोपी रखते थे और फ्री में काम होता था, क्या चौड़े में सीना तान करके वहां से निकलते। ये 49 दिन से कमाल। अब दूसरी सरकार में दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि उस सरकार के बाद हमने रिलायंस इंडस्ट्री के खिलाफ FIR करवाई, जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, उनके खिलाफ आज तक किसी ने चूं भरने की हिम्मत नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने वो हिम्मत की, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी हिमाकत कर दी उन्होंने, और चारों तरफ थू थू, दिल्ली में थू थू, हर जगह बवाल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ये जो ताकत है इनकी एंटी करप्शन ब्रांच की, जो दिल्ली पुलिस के तहत होती थी, और लेकिन उसको गवर्न करती थी दिल्ली की सरकार, वो हमसे जब छीन लिया गया तो हमारा जो एंटी करप्शन वाला डंडा था वो हमसे चला गया। मतलब आप लोगों को शायद पता हो, रामायण में एक कहानी के दौरान जो है, एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ राम जी समुद्र से कहते हैं कि तुम रास्ता दे दो, हमको लंका जाना है। तो वो रास्ता नहीं देते, तो एक चौपाई लिखी है वहाँ पे कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सगोपित भय बिन होत न प्रीत। मतलब बिना डर के कभी कभी मोहब्बत भी नहीं होती, कभी कभी डर जरूरी होता है, इस तरह की। तो वो डर वाला डंडा, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कहते हैं इसको, वो डर वाला डंडा हमारे यहाँ से जब चला गया, तो अब ये है स्थिति कि ऊपर करप्शन नहीं है, नीचे के लेवल पे होगा। मुझे लगता है नीचे के लेवल पे सारे अधिकारियों का मन हमने बदल दिया हो, सारे ऐसे लोग जो क्लर्क बाबू हैं सब अच्छे हो गए हों। ये क्लेम कर पाना बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए। उम्मीद इस बात की है कि कल को हमारे पास, अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला चल ही रहा है, सर्विसेज आ जाएं तो हम वापस से उस प्लान पे लौट के और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट सरकार के लेवल पे चवन्नी का गवर्नेंस नहीं है। आपको पता हो, जब नजीब जंग साहब थे तो प्रॉपर ऑडिट हुआ था हमारी सरकार की, 450 फाइलों को इकट्ठा किया गया था जबरन, और प्रॉपर ऑडिट हुआ था, और उस पूरी ऑडिट रिपोर्ट में शुंगलू कमेटी जो बनी थी, 1 रुपए का करप्शन का आरोप नहीं था। अगर रहा होता तो टांग दिया होता, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बख्श दिया जाता, बुरी तरह से टांग दिया गया होता। तो
एक रुपए का करप्शन का आरोप नहीं लगा। तो ये सरकार, गवर्नमेंट करप्शन फ्री है, इस बात की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं, और कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा।